जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सी प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें भारत के नदियों के अपवाह तंत्र से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अध्याय 4 की बात करें तो इसमें हम लोग जो है भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको एक नज़र में देख रहे थे मैप के माध्यम से। और उसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोग सिंधु नदी और उससे संबंधित जितनी भी सहायक नदियां उसके बारे में समझा। और उसके बाद हम लोगों ने गंगा और नदी, उसके दाएं और बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में समझा। और आज फिर इस वीडियो में हम गंगा नदी से संबंधित कुछ और नदियाँ हैं उसके तथ्यों के बारे में समझेंगे, फिर यमुना नदी के तथ्यों के बारे में समझेंगे और उसके उपरांत फिर ब्रह्मपुत्र के तथ्यों के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, बात करें शारदा नदी की, तो ये आप देख पा रही हैं, शारदा नदी है और ये जो है घाघरा की सहायक नदी है, सागरा नदी। और जो ये घाघरा जो है ये फिर जाकर गंगा में मिल जाती है। तो फिर फ्रेंड्स बात करें शारदा नदी की, तो शारदा नदी जो है ये नेपाल हिमालय में जो है, यहाँ नेपाल वाले साइड से निकलती है शारदा नदी और मिलाम हिमनद है। इस मिलाम हिमनद से जो है इसकी उद्गम होती है। और फ्रेंड्स, काली नदी और घाघरा जो है इसकी नदियों में शामिल है। काली नदी और घाघरा में जो है, ये काली नदी है और ये घाघरा है, इसमें जाकर ये मिल जाती है। इसमें इसका संगम और मुहाना है। फ्रेंड्स, शारदा नदी जो है ये प्रारंभ में गौरी गंगा, यानी कि यहाँ इस वाले भाग में इसे, ऊपर वाले भाग में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर जो है ये काली नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बात की जाए तो अगला जो नदी है, ये नदी की बात कर रहे हैं, ये दामोदर नदी की। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये झारखंड के निकट ये दामोदर नदी है। फ्रेंड्स, दामोदर नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम होता है ये होती है ये छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड के पलामू जिले में होती है। ये झारखंड के पलामू जिले में इसकी उद्गम होती है। और उसके बाद बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, जिसमें बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया शामिल है। इसमें बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया नदियाँ शामिल हैं। और ये दामोदर नदी जो है आप देख पा रहे हैं, ये हुगली जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है इसमें जाकर मिल जाती है हुगली में। और दामोदर जो है ये हुगली की सबसे बड़ी, ये जो हुगली जो गंगा से कट जाती है, इसमें दामोदर जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये जो दामोदर नदी है इसको बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, जैसे बिहार में कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, दामोदर नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है और कोयला का जो है यहाँ पर प्रचुर, कोयले की दृष्टि से जो है ये काफ़ी संसाधन संपूर्ण है और कोयला के जो है प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। और ये दामोदर नदी जो है काफ़ी प्रदूषित नदी है। और उसके बाद बात करें तो पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नावलन यानी कि डाउन रैपिंग के कारण जो है विभ्रंश घाटी है। तो ये जो है इसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदी जो है रूपनारायण है, जो कि झारखंड से ही निकलती है। और ये रूपनारायण नदी की बात करें तो ये जो है जाकर हुगली में, नूरपुर के निकट जो है ये दामोदर जैसे हुगली में मिलती है, वैसे रूपनारायण भी हुगली में मिल जाती है। तो गंगा नदी के तंत्र में जितनी भी नदियाँ थे उससे संबंधित जितने भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं और उसको उद्गम स्थल है, विशेषताएं हैं, तथ्य, उसके बारे में हमने समझा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ और ब्रह्मपुत्र नदी में जितनी भी नदियाँ हैं उसके संबंधित तथ्य को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तीस्ता नदी की। और तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम में आप देख पा रहे हैं, ये सिक्किम का इलाका है और ये तीस्ता रिवर की बात हो रही है। तो यहीं पर जो है इसकी उद्गम होती है तीस्ता रिवर की जो उद्गम होती है फ्रेंड्स सिक्किम में, ये पाउ हुनरी एक हिमनद है, पाउ हुनरी, इसी हिमनद से जो है तीस्ता नदी की उद्गम होती है। और रंगित जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि रंगित जो है ये तीस्ता की सहायक नदी है और जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, इसका संगम और मुहाना है। और तीस्ता नदी जल विवाद, इस नदी का जो है जल विवाद ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है इस नदी के लिए जो है जल विवाद भी है।
ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की जाए तो ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। ये जाकर सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये दोनों। तो मेनली रूप से जो है ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम ये मानसरोवर झील में कैलाश के निकट जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है इसका होता है, उद्गम होती है। और उसके बाद जो है बाएं तट पर जो है इसकी मिलने वाली जो है सहायक नदियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दिबांग लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिबांग लोहित यहाँ पर, बूढ़ी दिहांग। उसके बाद बात करें तो धनसिरी, कलंग, ये जो है इसकी बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो फ्रेंड्स बाएं तट पर जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं दिबांग लोहित, उसके बाद बात करें तो बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कलंग, ये जो है इसकी बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। वहीं दाहिने तट पर मिलने वाली नदी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सुवनसिरी और उसके बाद कामेंग, बेंकी, मानस, ये जो नदियाँ हैं और संकोश, ये जो नदियाँ हैं ये इसकी बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। फ्रेंड्स जमुना के नाम से जो है पद्मा नदी में ये मिलती है, ब्रह्मपुत्र पद्मा नदी में मिल जाती है। और पद्मा जो है मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी मेघना के साथ मिलकर जो है ये पद्मा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र का नाम, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम जो है जमुना हो जाती है। और उसके बाद बात करें तो जमुना में जो है दाहिनी ओर से ये तीस्ता नदी जो जाती है इसी जमुना में दाहिनी ओर से मिलती है। और धूबरी के निकट जो है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र कब प्रवेश करती है, तो ये जो है धूबरी के निकट जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर से एक अगली नदी की बात की जाए तो अगला नदी जो है संकोश नदी है। और संकोश नदी जो है ये इसके बाएं तट की नदी है। संकोश नदी की बात की जाए तो संकोश जो है ये भूटान हिमालय, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलती है ये संकोश नदी और भूटान हिमालय श्रेणी से निकलती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो है असम में जाकर मिल जाती है। तो आप देख पा रहे हैं मैप में, और असम तथा पश्चिम बंगाल की जो है ये सीमा बनाने का कार्य करती है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये असम और पश्चिम बंगाल का सीमा संकोश नदी बनाने का कार्य करती है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बात की जाए तो अगली ये जो है ब्रह्मपुत्र की जो है मुख्य नदियाँ थी, उसके उद्गम से संबंधित तथ्य थे। यमुना नदी की तो आप यह देख पा रहे हैं, यमुना नदी दिल्ली के निकट से आगरा मथुरा होते हुए जो है बहती है और ये इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है ये यमुना नदी गंगा में। तो फ्रेंड्स गंगा नदी की बात करें तो ये जो है बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। बंदरपुछ श्रेणी है और इसी श्रेणी के निकट जो है यमुनोत्री हिमनद है, वहीं से जो है इसकी उद्गम होती है। दाहिने तट पर जो यमुना की मिलने वाली नदियां हैं, जो इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें ये देख पा रहे हैं चंबल नदी है और उसके बाद बात करें तो सिंध नदी है, चंबल नदी है और फिर उसके बाद बात करें तो सिंध है, बेतवा है, केन है। तो ये जो है इसकी दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां है। वही बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की बात करें तो इसमें टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद, टोंस, हिंदर, सेंगर और रिंद यहाँ पर देख रहे हैं। टोंस, हिंदर, सेंगर और रिंग जो है ये इसकी दाहिने तट पर जो है मिलने वाली नदियां हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो हिमालय प्रदेश में जो है टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो टोंस की बात करें तो हिमालय प्रदेश में जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद बात की जाए तो गंगा नदी में जो है यह इलाहाबाद में मिल जाती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दिल्ली के निकट जो है यमुना काफ़ी प्रदूषित भी हो गई है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए चंबल नदी की तो ये आप देख पा रहे हैं ये चंबल नदी है। और चंबल नदी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में महू नाम का एक जगह है, मालवा पठार, इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर जो है इसकी उद्गम होती है। और बाएं तट पर मिलने वाली जो नदी है बनास नदी है। और ये बनास नदी की बात की जाए जो कि राजस्थान से आती है, ये आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान से आती है। और दाएं तट पर मिलने वाली नदी की बात की जाए तो काली और सिंध नदी जो है इसकी काली सिंध की बात की जाए, ये वाली देख पा रही हैं काली सिंध नदी, ये इसकी दाएं तट पर मिलने वाली नदी है। और ये पार्वती भी जो है इसकी दाएं तट पर मिलने वाली नदी है चंबल की। उसके बाद बात की जाए तो ये यमुना नदी में जो है उत्तर प्रदेश के इटावा के साहन में जाकर मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश की इटावा नाम का एक जगह है, वहीं पर साहन में जाकर जो है यह यमुना नदी में मिल जाती है।
उसके बाद बात की जाए तो यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश ये दोनों की सीमा बनाती है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और चंबल नदी को जो है घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। और चंबल जो है उत्कात भूमि यानी कि बीहर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद बात की जाए तो यह एक जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसे आप ध्यान रखना है कि यह जो है एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। और अध्यारोपित नदी क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ाया है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला जो नदी है ये केन नदी की बात हो रही है। और यहाँ पर देख पा रही हैं ये केन नदी है। केन नदी की बात करें तो फ्रेंड्स इसे कर्णावती के नाम से जाना जाता है। और कैमूर की पहाड़ी सतना जिला मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में सतना एक जिला है, वहीं पर जो है कैमूर पहाड़ी में इसकी उद्गम होती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये इसका नाम है श्यामरी। और वही बात की जाए तो यमुना नदी जो है बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर, जो कि यूपी की एक जगह है, यूपी में बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर जो है ये नदी केन नदी जो है यमुना में मिलती है। और उसके बाद बात की जाए तो पांडव जलप्रपात का जो है यह निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो ये केन नदी की बात की जाए तो ये पांडव जलप्रपात का भी जो है निर्माण करती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। पा रहे हैं ये महानदी है। और इससे जो है 2007 पीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं महानदी से। तो बात करें महानदी की तो इसका जो उद्गम होता है ये उद्गम जो होती है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी में जो है इसकी उद्गम होती है महानदी की। और उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स तो शिवनाथ इसकी जो सहायक नदियां हैं महानदी की, इसमें शिवनाथ। उसके बाद बात की जाए तो हसदो, उसके बाद मांड, ईब, उसके बाद बात की जाए तो तेल, जोंक और केलो, ये जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और उसके बाद जो है यह नदी जो है बाढ़ के लिए काफ़ी कुख्यात है। और उसके साथ साथ जो है यह निचले मार्ग में जो है यह काफ़ी नौगम्य है, यानी कि यहाँ पर नौका परिवहन भी होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात की जाए तो अगली जो नदी है ये गोदावरी नदी की बात हो रही है। आप देख पा रहे हैं ये गोदावरी नदी है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में जो है त्र्यंबक नामक स्थान है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में ये पड़ता है। त्र्यंबक नामक स्थान है जो कि महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? तो नासिक जिले में। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहीं जो है इसकी उद्गम होती हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं इसमें इंद्रावती, उसके बाद बात की जाए तो प्राणहिता, उसके बाद बात की जाए तो और पूर्णा, उसके बाद वर्धा, उसके बाद मंजरा, उसके बाद प्रवरा। और बात की जाए तो गोदावरी की सहायक नदियों में पेनगंगा और सवरी। फिर बात की जाए तो वेनगंगा। ये वे नदियां हैं जो कि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और ये नदी भी जो है फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और उसके बाद बात की जाए तो इसे जो है बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है इस नदी को। बूढ़ी गंगा या दक्षिण साउथ इंडिया की गंगा, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यह प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगली जो नदी की बात हो रही है ये कावेरी नदी की बात हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कावेरी नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये पड़ता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। वहीं जो है कावेरी नदी की उद्गम होती है। और इसके दाहिने तट पर जो मिलने वाली नदियां हैं, ऊपर से दाहिने तट पर जो मिलने वाली नदियां हैं, इसमें बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, अमरावती और भवानी। इसके दाहिने तट पर सॉरी ये हमने बाएं बता दिया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये इसके दाहिने तट पर जो है मिलने वाली नदियां हैं। और उसके बाद बात की जाए
तो बाएं तट पर जो मिलने वाली नदियाँ हैं इसमें हेमावती, उसके बाद सिमसा और अर्कावती, ये इन 3 नदियों की बात करें तो ये जो है इसके बाएं तट से मिलने वाली नदी है और ये नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। और उसके बाद बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून, इन दोनों से जो है वर्षा का जल प्राप्त करती है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जो है वर्षा का जल प्राप्त करती है और इसलिए जो है वर्ष भर इसमें जल रहती है और दक्षिणी गंगा के नाम से जो है कावेरी नदी को जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो जलप्रपात है ये शिव सुमुंद्रन जलप्रपात और होगेनकेन जलप्रपात, ये 2 जलप्रपात जो है इस नदी पे हैं। तो कावेरी से संबंधित ये तथ्य हैं। आगे बात की जाए कृष्णा नदी की, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसके उद्गम की बात की जाए तो महाबलेश्वर के निकट को है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट जो है इसकी उद्गम होती है कृष्णा नदी की। उसके बाद इन कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं इसमें आप देख सकते हैं तुंगभद्रा, और उसके बाद बात की जाए तो डॉन, और बात की जाए तो भीमा, फिर और बात की जाए तो कोयना, फिर वरना, फिर पंचगंगा, और बात की जाए तो घाट प्रभा, फिर बात की जाए तो मालप्रभा, उसके बाद बात की जाए तो दूध गंगा, और फिर बात की जाए तो मूसी। ये वे नदियां हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदी हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बात की जाए कृष्णा के बारे में तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए नर्मदा नदी की, तो आप देख पा रहे हैं ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी जो है ये इसकी जो उद्गम होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है इसकी उद्गम होती है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इनकी जो सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की, इसमें शामिल हैं ओरसंग, उसके बाद बात की जाए तो तवा, और बात की जाए तो शक्कर, और बात की जाए तो हिरन, उसके बाद और बात की जाए तो गंजाल, और बात की जाए तो बंजर। ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं किस नदी की, तो नर्मदा नदी की। और ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, विध्वंस घाटी से होकर बहती है और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद और इससे संबंधित तथ्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जबलपुर एक जगह है, यहाँ के भेरा घाट में जो है यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह जो है मुहाने पर अपने डेल्टा नहीं बनाती, तो यह जो है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती और यह जो है ज्वार नदमुख बनाती है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगली जो नदी है ताप्ती नदी, और इससे भी जो है बराबर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ताप्ती नदी की बात की जाए तो ये जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसकी उद्गम होती है ताप्ती नदी की। और उसके बाद बात की जाए तो इनकी जो सहायक नदियां हैं ताप्ती नदी की, इसमें शामिल है पूर्णा, उसके बाद वधुर, और बात की जाए तो गिरना, उसके बाद और बात की जाए तो बोरी पांझर, और बात की जाए तो अनेर, और बात की जाए तो मोरना। ये वे नदियां हैं जो कि ताप्ती की सहायक नदी हैं। और उसके बाद बात की जाए तो ये भी जो है खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी की तरह ही गिरती है अरब सागर में। और ताप्ती नदी के किनारे की बात की जाए तो रिफ्ट घाटी में यह बहती है और मुहाने पर जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगली जो नदी है आप देख पा रहे हैं ये साबरमती नदी की बात हो रही है और ये भी जो है पश्चिम घाट में बहती है और हाँ पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और इसकी जो उद्गम होती है ये राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है, उस अरावली पर्वत श्रेणी में फ्रेंड्स उदयपुर जिला में जो है इसकी जो है उद्गम होती है। और उसके बाद इनकी जो सहायक नदियाँ हैं साबरमती की
साबरमती की जो सहायक नदियां हैं जिसमें बाकल, हथमती, उसके बाद बेतरक और माजम, ये नदियों की बात करें तो ये जो है इसकी सहायक नदी है। और ये नदी भी जो है खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। और साबरमती के किनारे ये जो है अहमदाबाद शहर की बात करें तो अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। और इस नदी में जो है जल का अभाव रहता है, यानी कि पानी की कमी रहती है। आगे बात की जाए तो अगली जो नदी है ये महानदी, जो कि साबरमती के दक्षिण साइड है। और महानदी की बात की जाए तो महानदी जो है ये विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। विंध्याचल पर्वत है, इसी के पश्चिम में मेहद एक झील है और उसी मेहद झील से जो है इसकी उद्गम होती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसमें जाखम, सोम, चाप और आनस, ये इनकी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं, ये साबरमती नदी भी। और उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स तो ये माही बजाज सागर परियोजना जो है इस पर अवस्थित है, इसी पर माही बजाज के नाम से ही। और यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि माही नदी जो है भारत से जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इनमें ये जो है माही नदी की बात करें तो ये जो है इसको 2 बार काटती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले नदी की बात की जाए तो अगली जो नदी है ये अगली नदी लूनी नदी की बात हो रही है। और लूनी नदी जो है राजस्थान में ऊपर वाले भाग में है। इस नदी की बात की जाए तो ये भी जो है अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से अजमेर राजस्थान में इसकी उद्गम होती है लूनी नदी की। और उसके बाद बात की जाए लूनी नदी की तो जवाई खाड़ी और जोजरी, जवाई खाड़ी और जोजरी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। और कच्छ के रण में जो है ये जाकर लूनी नदी विलीन हो जाती है और रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। रेगिस्तान की गंगा लूनी नदी को कहा जाती है, इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले नदी की बात की जाए तो ये शत्रुंजी नदी, जो कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। शत्रुंजी नदी की बात की जाए तो दलकाहवा, जो कि अमरेली जिला, गुजरात का अमरेली जिला है, यहीं पे दलकाहवा नामक स्थान से जो है इसकी उद्गम होती है शत्रुंजी नदी की। और फ्रेंड्स छोटी नदी है। उसके बाद बात करें तो खंबात की खाड़ी जो है ये अरब सागर में आप देख पा रहे हैं, ये नदी भी गिरती है। और उसके बाद बात की जाए तो पालीताना बांध जो है इस पे निर्मित है। पालीताना बांध की बात करें तो ये जो है शत्रुंजी नदी पर ही है। आगे बात की जाए तो अगली जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं मांडवी नदी की बात हो रही है। और मांडवी नदी की बात की जाए तो इसकी जो उद्गम होती है कर्नाटक में होती है। कर्नाटक में बेलगांव जिला है और ये बेलगांव जो है काफ़ी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद का विषय रहते हैं। तो यहीं पर जो है जम्बोती घाट स्थान है, जम्बोती घाट, यहीं से जो है इसकी उद्गम होती है। और ये नदी जो है मांडवी, ये अरब सागर में गिर रही है, आप देख पा रहे हैं। और दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात का जो है ये निर्माण करती हैं, 2 चीज़, दूध सागर प्रपात और वज्रपोहा प्रपात, इन 2 प्रपात का जो है निर्माण करती है। अगली नदी की बात की जाए तो अगली नदी जो है बैतरनी की बात हो रही है और आप यहाँ देख पा रहे हैं बैतरनी। ये जो है फ्रेंड्स इसकी जो उद्गम होती है महाराष्ट्र के नासिक जिला में इसकी उद्गम होती है त्र्यंबक पहाड़ी में। और फ्रेंड्स ये जो है ये वैतरना की जो उद्गम स्थल, ये महाराष्ट्र हमने बता दिया, ये महाराष्ट्र नहीं उड़ीसा में होती है बैतरनी की उद्गम स्थल। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। फ्रेंड्स अगले नदी की बात की जाए, अगली जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भादर नदी की बात हो रही है। और भादर नदी की बात जो है राजकोट जिला गुजरात में जो है इसकी उद्गम स्थल है, अरब सागर में ये नदी गिरती है। उसके बाद आगे बात की जाए तो आगे जो है शरावती नदी की बात हो रही है। और शरावती नदी की बात की जाए तो शरावती नदी जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में जो है इसकी उद्गम स्थल है शरावती नदी की। और अरब सागर में गिरने वाली ये नदी है। और गरसोपा जलप्रपात जो बात करें, जोग जलप्रपात जिसे हम कहते हैं, गरसोपा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है और इस लिहाज से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले नदी की बात की जाए तो अगली नदी जो है भरतपुजा नदी की बात कर रही है। और ये देख पा रहे हैं भरतपुजा नदी है। भरतपुजा नदी की बात की जाए तो ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है।
अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है भरतपुजा नदी और अरब सागर में गिरती है। और ये जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा नदी। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात की जाए तो यहाँ पे पेरियार नदी की बात हो रही है और पेरियार नदी की बात की जाए तो ये भी जो है अरब सागर में गिरती है और ये भी जो है अन्नामलाई पहाड़ी से ही निकलती है। और वेम्बनाड केरल का जो वेम्बनाड झील है ये इसका मुहाना है वेम्बनाड झील और केरल की जो है ये सबसे लंबी नदी है। ये भरतपुजा सबसे बड़ी नदी है। वहीं पेरियार की बात की जाए तो ये केरल की सबसे लंबी नदी है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ज्वारी नदी की बात की जाए तो ये गोवा में बहती है। नदी की बात की जाए तो इसकी जो उद्गम होती है ये छोटा नागपुर पठार में होती है। स्वर्णरेखा नदी की उद्गम खरकई नदी जो है इसकी सहायक नदी है स्वर्णरेखा नदी की और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर तट यानी कि टाटा लौह इस्पात केंद्र जो है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही है। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाटा लौह संयंत्र को 1907 में स्थापित किया गया और देश का यह पहला लौह संयंत्र है जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैतरनी के बारे में हमने बताया कि ये उड़ीसा के केओझर जिला में इसकी उद्गम होती है। आगे बात की जाए तो अगली नदी की बात करें तो ये वैगई नदी की बात हो रही है और वैगई नदी की बात की जाए तो वर्षानद एक पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है और यहीं इसकी उद्गम होती हैं और पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में जो है यह गिरती हैं। अगले नदी की बात की जाए तो अगली नदी की बात करें तो ये जो है ताम्रपर्णी नदी और ताम्रपर्णी नदी जो है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल यानी पश्चिमी घाट और इसके पूर्वी ढाल में जो है इसकी उद्गम होती है अलवर कुरुचि के पास से। इस जगह का नाम है अलवर कुरुचि और यहीं से इसकी ताम्रपर्णी की उद्गम होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो है मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। वंशधारा और उससे संबंधित तथ्य थे एक नज़र में संक्षिप्त में 60 मिनट के वीडियो में हमने अलग अलग सेशन के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।